हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास रिवीजन हमारा चल रहा है। अभी हमने जितने भी हमारे चैप्टर थे वो हमने कवर कर लिए हैं। देखो, जब भी हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट सेशन में हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारी साइंस की बुक है वो 3 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। हम यहाँ पर बायोलॉजी के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम बायोलॉजी को यहाँ पर जितने भी हमारे पास आते हैं चैप्टर, हर क्लासेस में हम यहाँ पे बायो को साथ में पढ़ते हैं। क्लास 8 में जो आपके बायो के चैप्टर है वो कंप्लीट हमने कर लिए हैं। हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हैं उसमें आपने कुछ चैप्टर्स को रिवाइज किया है, जैसे कि आपने एडोलसेंस वाला जो चैप्टर है उसको वहाँ पे रिवाइज किया है। ठीक है, आपने जो चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इस चैप्टर को भी हमने रिवाइज किया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे चैप्टर को रिवाइज करते हैं, देन हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे चैप्टर होंगे हम ऐसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अभी आपको जितना हो सके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आंसर आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा करके भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। हमें इसी के लिए प्रिपेयर होना है। देखो, सिर्फ टॉपिक पढ़ना इनफ नहीं होता है। आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन जरूरी नहीं कि जितनी डायरेक्टली आपने टॉपिक को पढ़ा उतने डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आए। अब आपके पास अगर क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या है, तो सिंपल आपका क्वेश्चन होगा, सिंपली आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे वही सिंपल क्वेश्चन की बजाय थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, लैंग्वेज को घुमा दिया जाए, और आपसे अगर पूछा जाए कि बडिंग क्या होती है, ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में जो प्रजनन होता है उसमें अंतर बताइए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे हैं, आपसे डेप्थ में पूछे गए हैं। आपने टॉपिक अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आप इनके आंसर कर पाएंगे। तो ज्यादातर क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बस ये है कि हमने टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने डिटेल में समझा है, जितना आपके सिलेबस में है उतना आपने कवर किया है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलो, चैप्टर जो है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन किसमें, एनिमल्स में। तो आपको ध्यान होगा, प्रीवियस जो क्लास आपकी थी, क्लास 7th में आपके पास एक चैप्टर आया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वहां पर हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप चीजों को और ज्यादा इलेबोरेट करते जाते हैं। अच्छा, क्योंकि रिप्रोडक्शन आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था, आपने 8th में भी पढ़ा है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो जानते होंगे कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहला क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन क्यों होता है, दूसरा क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन के प्रकार क्या है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद फाइनल आपके पास आता है कि एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर आए हैं। एनिमल्स में हमने रिप्रोडक्शन को समझा है, पढ़ा है और जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पास यहाँ पे आए हैं। स्टेटमेंट दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो पहले हम आराम से स्टेटमेंट को समझ लेंगे, क्या कहती है स्टेटमेंट। आपसे बोला गया है पहला, द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज। ठीक है, जो आंतरिक निषेचन है उसमें जो अंडों का उत्पादन होता है उनकी संख्या कितनी है, या उनकी संख्या है। ठीक है, बेसिकली आपको बताना है द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रांसलेट करूं तो ये क्या होगा, आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या। 4 ऑप्शन है, कितनी होती है संख्या, आपने इन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है।
तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले या ऑप्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझेंगे कि आंतरिक निषेचन क्या होता है, ठीक है, और आंतरिक निषेचन में जो अंडे उत्पादित हो रहे हैं उससे क्या मतलब है। आपको याद होगा ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये कहाँ से आया है, देखो चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में हो रहा है, ये तो हम समझते हैं रिप्रोडक्शन। अब अगर आपको ध्यान होगा तो हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप का पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार के आते हैं, प्रजनन जो है वो दो प्रकार का आता है। प्रजनन जो है वो दो प्रकार का आता है, एक है लैंगिक प्रजनन और एक है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस को एक बार अगर हम देखेंगे तो हमने कहा कि जो लैंगिक प्रजनन है इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है या नहीं होती है, चलो आप बताओ। अगर मैं बोलूं कि लैंगिक प्रजनन में निषेचन की प्रक्रिया होती है और अलैंगिक प्रजनन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, हमें ये समझना है क्वेश्चन आया कहाँ से, रिप्रोडक्शन तो ठीक है, पूरा चैप्टर ही रिप्रोडक्शन है, पर आपने कहा रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, दोनों में से ये क्वेश्चन आया कहाँ से, पहले खुद से आप बताएंगे। रिवीजन का मतलब होता है कि मैक्सिमम चीजें जो है वो आपको बतानी है कि आपको कितना आता है, जहां पर आप स्टक होते हैं वहां पर आपको क्लियर किया जाएगा। तो बताओ आंतरिक निषेचन जो है, आंतरिक निषेचन से रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, लैंगिक प्रजनन से या अलैंगिक प्रजनन से। देखो अब अगर हमने यहाँ पर देखा तो अभी हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो निषेचन की प्रक्रिया होती है, और यहाँ पर हमने कहा निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, कहाँ अलैंगिक जनन में निषेचन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है, यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। इट मीन्स कि हमें इतना तो समझ आया है कि ये क्वेश्चन जो हमारा है वो किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन से रिलेटेड है। अब ये सारा हटा दूं मैं, ये इरेज कर दूं, हमें तो अपना टॉपिक यहाँ पे पता करना है। देखो जब क्वेश्चन आता है तो ये समझना जरूरी है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तब आप बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने कहा कि जो ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि जो निषेचन है वो लैंगिक प्रजनन में होता है। अब बात ये है कि निषेचन जो है पूछा क्या गया है, पूछा गया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पूछा गया है, ठीक है, और जिसको हम आंतरिक निषेचन कह रहे हैं। जिसको हम आंतरिक निषेचन कह रहे हैं। तो क्या बाह्य निषेचन भी होता है, क्या मैं ये बोलूं कि दूसरा टाइप जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जिसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अगर मैं ये बोलूं तो क्या गलत होगा कि जो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अब ये देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, आपने का क्वेश्चन आया है आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन से, कि आंतरिक निषेचन में जो उत्पादित अंडों की संख्या होती है वो कौन सी होती है, ये ऑप्शन हमारे पास आए हैं। अच्छा इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका आंसर कौन सा है। ठीक है, क्लियर है।
अब ऑप्शन पढ़े हमारे, कौन कौन से ऑप्शन हमारे आते हैं। चलो, पहला ऑप्शन कहता है मोर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपने कहा आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की जो संख्या होती है वो बाह्य निषेचन से अधिक होती है। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड कहता है लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन से कम होती है अंडों की संख्या आंतरिक निषेचन में। ठीक है। यह ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है मोर और लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि ये जो अंडों की संख्या है ये निर्भर करती है किस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि वातावरणीय परिस्थिति पर। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं इक्वल टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, के बाह्य निषेचन के बराबर होती है आंतरिक निषेचन में अंडों की संख्या। अब क्योंकि हमें स्पेस चाहिए तो मैं ये हटा दूं। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, निषेचन पाया जाता है और वो दो टाइप का होता है। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ गया, इरेज कर दूं। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ और आप साथ साथ में अपना आंसर यहाँ पर चूज करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हम पहले भी कर चुके हैं इस चैप्टर के, ऐसा नहीं हम पहली बार कर रहे हैं। हमने चैप्टर पढ़ा, देन हमने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए। ठीक है, सेकेंड टाइम आपने रिवाइज किया और आप सेकेंड टाइम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं। क्वेश्चन ठीक है डिफरेंट होंगे, चेंज हमारे हो गए हैं प्रश्न, लेकिन देखो टॉपिक सेम है। ठीक है, और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं आपके पास वही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट कहती है कि आंतरिक निषेचन में, स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज, यानी कि आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की जो संख्या है वो कितनी है। पहला ऑप्शन कहता है मोर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन से ज्यादा होगा। देखो, स्टेटमेंट कहती है कि आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या, पहला ऑप्शन कहता है आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या बाह्य निषेचन से ज्यादा होती है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन से कम होती है। क्या आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या बाह्य निषेचन से कम होती है, तो दूसरा क्या कहता है लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन से कम होती है। अब देखो, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मैं पूरा इलेबोरेट करके बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या बाह्य निषेचन में उत्पादित अंडों से कम होती है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट में यानी कि अब देखो हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो आंतरिक निषेचन है उसमें जो अंडों का उत्पादन है वो कितना उत्पादन हो रहा है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो पहला कहते हैं कि बाह्य निषेचन में जितने अंडे उत्पादित हो रहे हैं उससे ज्यादा होती है आंतरिक निषेचन में अंडों की संख्या। ये ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि आंतरिक निषेचन में जो उत्पादित अंडे हैं वो बाह्य निषेचन में उत्पादित अंडों से कम होती है, यानी कि दोनों टाइप के जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है उसमें आपको कंपैरिजन करना है कि कहाँ पर अंडों की संख्या ज्यादा होती है, एक्स का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में ज्यादा होगा, ये आपको बताना है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब तीसरा क्या कह रहा है मोर और लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि आपने कहा कि जो आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या है वो बाह्य निषेचन से कम होगी या ज्यादा होगी, ये वातावरणीय परिस्थिति पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट ईयर है इक्वल टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन के बराबर होती है। चलो, तो यहाँ पर मैंने बोला आगे से यही स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको ये ऑप्शंस पढ़ने हैं। आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की संख्या बाह्य निषेचन से कम होगी या अधिक होगी, यह
वातावरणीय परिस्थिति पे निर्भर करता है। वातावरणीय परिस्थिति पे निर्भर करता है। लास्ट जो कहता है कि आंतरिक निषेचन में उत्पादित अणुओं की संख्या बाह्य निषेचन के बराबर होगी। अब देखो, अब मैं एक एक करके पढ़ूं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, आंतरिक निषेचन में उत्पादित अणुओं की संख्या बाह्य निषेचन से ज्यादा होती है या बाह्य निषेचन में उत्पादित अणुओं से ज्यादा होती है। तो एक्चुअली में एक्स का कंपैरिजन चल रहा है कि एक्स का जो प्रोडक्शन है वो आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कितना है और आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कितना है, यानी कि बाह्य निषेचन में कितना है और आंतरिक निषेचन में कितना है। तो पहला ऑप्शन कहता है आंतरिक निषेचन में उत्पादित अणुओं की संख्या बाह्य निषेचन से ज्यादा होती है, ठीक है, मोर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि आंतरिक निषेचन में उत्पादित अणुओं की संख्या बाह्य निषेचन से कम होती है, यानी कि लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 जो थर्ड है 3 कहता है आंतरिक निषेचन में उत्पादित अणुओं की संख्या बाह्य निषेचन से कम होगी या अधिक होगी, यह वातावरणीय परिस्थिति पे निर्भर करता है, यानी कि the number of eggs produced in external fertilization is more or less than external fertilization depending on the environmental condition। या ऑप्शन नंबर 4 कहता है आंतरिक निषेचन में उत्पादित अणुओं की संख्या इक्वल टू की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे बाह्य निषेचन के बराबर होगी, यानी कि द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जितनी आंतरिक निषेचन में अंडों की संख्या है उतनी ही क्या होगी यहाँ पे बाह्य निषेचन में भी अंडों की संख्या होगी। तो अब देखो स्टेटमेंट आपके सामने है और अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखो अगर हमने अच्छे से टॉपिक को समझा है तो हमें हमारा आंसर मिल गया होगा। एक बार आप लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में जो अंतर है वो क्या है। देखो समझो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो कुछ मेजर डिफरेंसेस इनमें होते होंगे जो हमें समझने जरूरी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है आंतरिक निषेचन, यानी कि इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी शरीर के अंदर जो निषेचन हो रहा है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, यानी कि शरीर के बाहर जो निषेचन है। क्या बोला कि जो निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है उसको हम आंतरिक निषेचन कहेंगे, और जो फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमने ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे ये हमने बनाई है फैलोपियन ट्यूब, एक साइड की फैलोपियन ट्यूब बनाई है सिर्फ क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन डिस्कस करना है।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम ओविडक्ट कहते हैं। क्या? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, दोनों ही इसी के नाम हैं। इसके अलग अलग पार्ट हमने बोले हैं। हमने बोला ये इनफंडिबुलम है और इसमें लगी होती है फिमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिमरी कहते हैं। ये हमारे पास आते हैं एम्प्यूला, ये हमारे पास आता है स्थमस। ठीक है, एम्प्यूला वाले पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है यहाँ? ये फीमेल बॉडी की बात हो रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पोर्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के अंदर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें आउटसाइड द बॉडी तो हमारे पास आया था आउटसाइड द बॉडी का मतलब है कि ये किसी की बॉडी के अंदर तो नहीं होगा, तो कहाँ होगा? हमने कहा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो देखा जाता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक जो शब्द है वो जल के लिए यूज करते हैं, यानी कि जलीय जीवों में देखा जाता है क्या जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो ये जो वाटर है, क्या है ये? वाटर यानी कि पानी, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। अब जरा कंपेयर करो, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स के कंपैरिजन हो रहा है। एक्स क्या है यहाँ पे? फीमेल गैमीट है, ये तो आपको पता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स के बारे में, यानी कि फीमेल गैमीट के बारे में। अब फर्टिलाइजेशन है तो क्या होगा? फीमेल गैमेट है तो आपने बोला फर्टिलाइजेशन है तो आपने बोला कि गैमेट तो प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो हम एक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में। देखो, हमने कहा कि नंबर ऑफ एक्स कहाँ पर ज्यादा होंगे कहाँ पर कम होंगे, ये हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे एग्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही एग की रिक्वायरमेंट है। कहाँ पर? हम फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एग, एक ही जो अंडा है उसकी आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर हम कहें कि उस एग के सर्वाइवल चांसेस क्या होंगे, तो आपने कहा कि उसके सर्वाइवल चांसेस हाई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी प्रकार से उसे हानि पहुंच रही है। हाँ, जो आपने कहा कि ऐसी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे कि फिजिकल कंडीशन कैसी है वो एक अलग बात है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कहा कि यहाँ पर कोई एग है और वो यहाँ पे सिर्फ एक ही एग यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, तो उस एग के सर्वाइवल चांसेस कितने? आपने कहा बहुत कम सर्वाइवल चांसेस है। क्यों? हो सकता है ये पानी के साथ बहाव में बह जाए, ठीक है, और डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हो सकता है इस एग को कोई जलीय जीव खा जाए, इसके सर्वाइवल चांसेस कम होंगे। अगर बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तो आपने कहा हो सकता है उससे जो एग है वो डैमेज हो जाए, तो उसके सर्वाइवल चांसेस क्या है? बहुत कम है। एक्सटर्नल जो फैक्टर है यहाँ पे, बाह्य जो कारक है, वो उस एग के सर्वाइवल चांसेस को बहुत कम कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा है नहीं जो डिस्टर्ब करेगा या फिर जो उस एग को यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश करेगा। बस बॉडी के में क्या यहाँ पे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, बॉडी की क्या कंडीशन है, वही वहाँ पे डिपेंड करेगी या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो उस केस में आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अदरवाइज कोई एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो है ही नहीं जो यहाँ पर एग को डैमेज करे, तो आपने कहा एग यहाँ पे ज्यादा सेफ है। अगर दोनों का कंपेयर करें, हम कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना,
कंपैरिजन की बात हो रही है कि एक जो एग है वो पानी में छोड़ दिया गया है और एक एग जो है वो फीमेल बॉडी में है, तो ज्यादा सेफ कौन होगा? ऑफ कोर्स जो बॉडी के अंदर है, न वहां पर ऐसा है कि वो कहीं बह जाएगा, न वहां पर ऐसा है कि उसे कोई खा जाएगा, न वहां पर ऐसा है कि वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हो सकता है कि कोई चल रहा है पानी में और उसी वजह से वो एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, पहली चीज तो ये है। अब आपने कहा कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने होंगे, तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर देखो फीमेल गैमेट यहाँ पे आ गया है, एग यहाँ पे आ गया है, अगर मेल गैमेट टाइम से आ जाता है तो बहुत हाई चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने कहा कि हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फीमेल बॉडी में। अब हमने कहा यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे कितने चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ठीक है वहां पे क्या था, एग था। अब जो मेल गैमेट अगर वहां पे हुआ आया तो हो सकता है कि मेल गैमेट ही बह जाए, हो सकता है मेल गैमेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, हो सकता है मेल गैमेट को ही कोई जो जीव है वो खा जाए, या एग को ही कोई खा जाए। आपने कहा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, किसके कंपैरिजन में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में। अब देखो अगर हम एग्जांपल देखें तो ये ह्यूमन का एग्जांपल है कि हमने फ्रॉग का एग्जांपल देखा है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स में हमने लिया, फ्रॉग का एग्जांपल लिया है। हमने कहा क्या होगा कि यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी सक्सेसफुल हो जाए, तो यहाँ पर अगर लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस हो जाए, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस हो जाए, तो कुछ एग अगर बह भी जाएंगे तो कुछ तो बचेंगे, कुछ को अगर जलीय जीवों ने खा लिया तो भी कुछ बच जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक टाइम में 100 एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक टाइम में 100 जो अंडे हैं वो उत्पादित हो रहे हैं, तो उनमें से कम 10 या 20 या 30 जो अंडे ऐसे हैं उनमें फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा, एटलीस्ट कुछ में तो होगा। ऐसा नहीं है कि जीरो नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपने कहा चांसेस कुछ तो बनेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर सारी जो कंडीशन है वो अच्छी हैं, दोनों गैमेट अगर टाइम से एक जगह पे यानी कि एम्प्यूला में आ गए हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने दोनों का कंपैरिजन कर लिया है, अब वापस से आओ यहाँ पर और बताओ अब आपका आंसर क्या होगा। तो अब इजी है, हमने बोला क्योंकि आंसर निषेचन में एग्स के जो सर्वाइवल चांसेस हैं या एग के जो सर्वाइवल चांसेस हैं हाई हैं और फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्स हमें चाहिए, एग बहुत ज़्यादा एग्स कहाँ पे चाहिए होंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चाहिए होंगे। तो आपने कहा कि द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन में उत्पादित अंडों की जो संख्या होगी वो बाह्य निषेचन से कम होती है। कौन सा हमारा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा ये भी हमें समझ आ गया है। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, क्या हमें एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है। In case of external fertilization, the number of eggs produced is more than the number of eggs produced in internal fertilization. आपने कहा बाह्य निषेचन में क्या होता है, जो अंडुओं की संख्या होती है वो आंतरिक निषेचन की तुलना में ज्यादा होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजली अकर इन एक्वेटिक एनिमल्स। नॉर्मली अगर हम देखें कि जो बाह्य निषेचन होता है वो जलीय जीवों में पाया जाता है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है। These animals lay hundreds of eggs are released millions of sperm, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ गैमेट जो है, मेल या फीमेल गैमेट दोनों की बात हो रही है, कितने होते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत अधिक संख्या में ये प्रोड्यूस करते हैं। However, many of eggs do not get fertilized टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे एग्स होंगे जिनमें फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं और उसमें नए इंडिविजुअल डेवलप नहीं होंगे। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड द मेल गैमेट गेट एक्सपोज टू वाटर करंट एंड विंड। आपने कहा कि इसलिए होता है क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट में दोनों में होता है क्या, या तो वो पानी के बहाव में बह जाते हैं, या तो आपने कहा कि वो हवा से डैमेज हो जाते हैं, पानी से डैमेज हो सकते हैं, या उन्हें कोई जलीय जीव खा जाता है। ठीक है, ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स, यानी कि जो और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं विच मे फीड ऑन दीज एग्स, दस रिप्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड मेल गैमेट इज नेसेसरी टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। आपने कहा कि यहाँ पे हाई नंबर ऑफ गैमेट जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि जो गैमेट या जो युग्मक की जो संख्या है वो ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कुछ में तो फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसलिए
आपने कहा कि जो बाह्य निषेचन होता है उसमें नंबर ऑफ एक्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, एक्स आए या गैमेट आए, आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, चलो एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें आपका एक टॉपिक तो कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन की बात की है। और फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।